हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञानशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों उत्तर है विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में शुरू की थी। ठीक है। अगला सब प्रश्न है, प्रश्न 2, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो दोस्तों किसने माना था मूल आधार? लेव वांगोस्की ने। किसने माना था दोस्तों? लेव वांगोस्की ने माना था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत प्रतिपादन किया? दोस्तों किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो दोस्तों किस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद करने लगता है? संवेदी गामक अवस्था में। किस अवस्था में दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था में। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? दोस्तों विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? आत्मसातीकरण। क्या कहा है दोस्तों? आत्मसातीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है हमारा, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किस अवस्था से है? दोस्तों किशोरावस्था से है आधारहीन आत्मचेतना का संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? दोस्तों निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जीन पियाजे ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार तो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक पूर्व नैतिक अवस्था की समय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है हमारा, बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह सिद्धांत दिया था फिलिप बर्नन ने। किसने दिया था दोस्तों? फिलिप बर्नन ने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, ईर्ष्या की भावना किस अवस्था में पैदा होती है? तो दोस्तों ईर्ष्या की भावना बाल्यावस्था में पैदा होती है। अगला प्रश्न है, स्वप्रेम नार्सिसिज्म की अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों स्वप्रेम की अवस्था होती है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? शैशवावस्था होती है स्वप्रेम की अवस्था। आगे देखते हैं, सामाजिकता मापने की विधि स्केल कौन सी है? तो दोस्तों सामाजिकता मापने की स्केल है समाज मिति। कौन सी है दोस्तों? समाज मिति। अगला प्रश्न है, समाज मिति स्केल का निर्माण किसने किया था? दोस्तों समाज मिति स्केल का निर्माण जे.एल. मोरेनो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जे.एल. मोरेनो ने किया था समाज स्केल का निर्माण। आगे देखते हैं। 15वां सवाल है हमारा, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को मापा था? तो दोस्तों 117 सामाजिक क्रियाओं पर परिपक्वता को मापा था। ठीक है। जन्म से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीखता है? दोस्तों मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि में अंतर कब करना सीखता है? तो दोस्तों 1 माह में। कब सीखता है दोस्तों? 1 माह में बालक सीख जाता है अंतर करना। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? दोस्तों किसका विकास अधिक होता है? बहिर्मुखी का सामाजिक विकास अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न है हमारा, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों एरिक्सन ने जीवन के काल को 8 भागों में बांटा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक विकास
नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है जीन पियाजे का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा प्रश्न 20, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? दोस्तों सामाजिक विघटन की क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, दोस्तों किसको कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को सामाजिक विघटन की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? दोस्तों उत्तर होता है 3 चरण। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। पहला चरण है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा चरण है नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा चरण है हमारा सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ठीक है दोस्तों, तीसरा चरण है क्या है? सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ठीक है, देख लीजिए तीसरा तीनों चरण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा प्रश्न 22, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। कितना होता है दोस्तों शिशु के मस्तिष्क का वजन? 350 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 23, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? लगभग 1400 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, 6 माह में बालक का वजन कितना होता है? दोस्तों 6 माह में बालक का वजन होता है जन्म के वजन का 2 गुना। जन्म के वजन का 2 गुना हो जाता है 6 माह में बालक का वजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है हमारा, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो दोस्तों 1 वर्ष में बालक का वजन हो जाता है जन्म के समय वजन का 3 गुना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जन्म के समय के वजन का 3 गुना बालक का वजन 1 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? दोस्तों किसकी लंबाई अधिक होती है, लड़का या लड़की? तो लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों बालक लगभग 20 इंच और बालिका लगभग 19.5 इंच होती है। ठीक है, बालक लगभग 20 इंच होता है और बालिका लगभग 19.5 इंच होती है। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, मानव के दूध के दांत कितने होते हैं? दोस्तों मानव के दूध के दांत होते हैं 20 दांत। कितने दांत होते हैं दोस्तों? 20 दांत दूध के दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान के द्वारा की गई? दोस्तों यह किस विद्वान के द्वारा की गई थी? जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, परिवार एक कैसा साधन है? तो दोस्तों परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा साधन है दोस्तों? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? दोस्तों वह शिक्षक आदर्शात्मक व्यवहार के द्वारा उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर हमारा, शिक्षक का व्यवहार किस तरह होना चाहिए? दोस्तों शिक्षक का व्यवहार आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सदस्य बनते हैं? दोस्तों अपने समकक्षीय वर्ग के सदस्य बच्चे कब बनते हैं? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में दोस्तों? बाल्यावस्था में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 34, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षक देना क्यों बेहतर है? शिक्षा देना क्यों बेहतर है? दोस्तों यह क्यों बेहतर है? यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। ठीक है, यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक होता है, इसलिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है हमारा,
खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। किस अवस्था कहा जाता है दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार कौन सा है? दोस्तों इदम। क्या है दोस्तों? इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसको इदम कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, छात्र केंद्रित शिक्षण से क्या आशय है? छात्र केंद्रित शिक्षण से क्या आशय है? प्रत्येक छात्र, दोस्तों प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल की क्रियाओं द्वारा शिक्षा शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है हमारा, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो दोस्तों प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। किस विधि को जन्म दिया था दोस्तों? प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया था। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 41, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स और जॉन डीवी। कौन थे दोस्तों? विलियम जेम्स और जॉन डीवी। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, हमारा 42 नंबर प्रश्न है, बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसका था? मैकेंजी का। किसका था दोस्तों? मैकेंजी का यह कथन था। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को यह प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है, शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो दोस्तों शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका शिक्षक आचार संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, शिक्षकों की योग्यताओं, मूल्यों एवं व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो दोस्तों तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 है हमारा, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? दोस्तों सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पूर्व किशोरावस्था को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48 है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? दोस्तों किसने पहचाना था 4 सुस्पष्ट स्तरों को? जीन पियाजे ने। किसने पहचाना था दोस्तों? जीन पियाजे ने पहचाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है हमारा, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? दोस्तों किसके समान में अर्थ किया था? सृजनात्मकता में। किसने किया? किसमें किया दोस्तों? सृजनात्मकता में किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता तत्व नहीं है और मौसमी तत्व। धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता तत्व हैं और मौसमी तत्व नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 51 है हमारा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह उसका संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 52 है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? दोस्तों जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है उसकी 70 से कम होती है IQ लेवल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 53, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। ठीक है, और पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है 70 से कम। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसातीकरण और समंजन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न नंबर 55 है, अधिगम स्थानांतरण में कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिगम स्थानांतरण होते हैं। पहला सकारात्मक, नकारात्मक और तीसरा शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56 है हमारा, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? IQ बराबर MA/CA इंटू 100। ठीक है, यह बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 57 नंबर सवाल है, मनोवैज्ञानिक विसर्जन की अवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों मनोवैज्ञानिक विसर्जन की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को। किसको कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिक विसर्जन की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 58 है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार बालक के व्यवहार का सही क्रम कौन सी अवस्था में होता है? दोस्तों व्यवहार का सही कौन सी अवस्था में होता है? दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर, कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक होती है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, परिपक्वता की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? दोस्तों परिपक्वता की अवस्था किस आयु को कहा जाता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था को परिपक्वता की आयु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संवेगात्मक विकास की अवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों संवेगात्मक विकास की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है 62 नंबर, पियाजे के अनुसार अनुकूलन किस प्रक्रियाओं पर आधारित है? दोस्तों यह आधारित है आत्मसात्करण और समंजन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन का पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? दोस्तों सृजनात्मकता में किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।